नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 5। ये कौन सी जगह है? ये कासगन की बस्ती है। जवाब मिला। वो तुम उस पहाड़ी पर जो चमकता हुआ महल देख रही हो, वहाँ रहता है वो। हमें वहाँ जाना है, तुम तैयार हो जाओ। और रेखा अभी समझ भी नहीं पाई थी कि कौन कासगन, कौन सा चमकता महल और वहाँ क्यों जाना है, कि उन दोनों ने उसके बाजू पकड़ लिए। रेखा को एक झटका लगा और वो शून्य में झूलती उड़ने लगी। वे दोनों ठीक ने उसके बाजू पकड़े बड़े आराम से हवा में उड़ रहे थे। यही लग रहा था जैसे रेखा उनके लिए कोई हल्की फुल्की गुड़िया हो। वे कुछ ही देर में उस चमकदार महल के सामने पहुंच गए। वो एक गुंबदनुमा महल था, बहुत बड़ा। उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा था और वो पूरा महल की तरह चमक रहा था। कुएं के प्राणी रेखा को सीढ़ियों पर छोड़कर दरवाजे पर पहुंचे। जाते हुए उनमें से एक ने कहा, तुम आराम से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आओ, हम जाकर दरवाज़ा खुलवाते हैं। हैरान परेशान रेखा जब ऊपर पहुंची तो वो दरवाज़ा खुल चुका था। दरवाजे के अंदर से बड़ी महकती हवा आ रही थी और एक भालाधारी व्यक्ति रंग बिरंगे कपड़े पहने खड़ा था। वो उन दोनों ठिगनों से सवाल जवाब कर रहा था। रेखा करीब पहुंची तो भालाधारी उसे दिलचस्पी से देखने लगा और फिर उसने उन कुएं के प्राणियों से पूछा, ये है वो? हाँ, एक ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इसे लेकर अंदर आओ, मैं कासगन को इत्तला करवाता हूँ। ये कहकर वो भालाधारी अंदर की तरफ चल दिया। उन दोनों ने रेखा के हाथों की उंगलियां पकड़ ली। वो फिर से चिकने फर्श पर फिसलने लगे। वे बड़े आराम से रेखा के साथ चल रहे थे। बाहर से ये गुंबदनुमा महल सोने की तरह चमकता रहा था, तो अंदर से इसके दरो दीवार चांदी की तरह के थे। लगता था जैसे ये महल सोने चांदी का बना हुआ हो। थोड़ा आगे जाने के बाद सीढ़ियां आ गई जो नीचे की तरफ जा रही थी, और उस भालाधारी शख्स को उन्होंने उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाते देखा था। उसके अनुसरण में वे भी सीढ़ियां उतरने लगे। वो एक गोल जीना था जो बहुत गहराई तक चला गया था। रेखा सीढ़ियां उतरते थकने लगी, जबकि वे दोनों उसकी उंगलियां पकड़े स्टिंग की तरह उछलते हुए मजे से सीढ़ियां उतरते चले जा रहे थे। अंततः सीढ़ियां खत्म हुई। रेखा ने इत्मीनान की सांस ली। सामने एक दरवाजा था जिस पर सुर्ख पर्दा लहरा रहा था। वो भालाधारी उन्हें इस दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने इन तीनों को इशारे से अंदर जाने को कहा। कुएं के प्राणियों ने रेखा की उंगलियां छोड़ दी और फिर वे तेजी से पर्दा हटाकर अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे रेखा भी अंदर दाखिल हुई। रेखा ने सामने एक कुर्सी पर एक उम्रदराज लेकिन एक बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बैठे देखा। 2 दासियां उसके दाएं बाएं खड़ी उसे मोर के पंखों वाले पंखों से हवा दे रही थी। बिल्कुल रासी ठाट का माहौल था। कुएं के प्राणी उस शख्स के कदमों से लिपट गए और फिर उनमें से एक बोला, कासगन देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। उम्रदराज कासगन ने अपनी चमकती आंखों से रेखा की तरफ देखा। ये तुम्हें कहाँ मिली? इसे हमारे कुएं में फेंका गया था, जवाब मिला। अच्छा, क्या तुमने इसे कुछ बताया है? कासगन ने पूछा। नहीं, हमने इसे कुछ नहीं बताया। बढ़िया। उसने अपने दाएं तरफ खड़ी दासी की तरफ देखा। उससे बोला, इसे भीतर ले जाओ, हम अभी आते हैं। वो दासी रेखा को अपने पीछे आने का इशारा करके सफेद पर्दे के पीछे गायब हो गई। रेखा पर्दा हटाकर उसके पीछे होली थी। अंदर एक छोटा सा तालाब था और वो दासी तालाब के किनारे किनारे चल रही थी। इस तालाब में कमल खिले हुए थे और बतखें तैर रही थी। दासी तालाब का चक्कर लगाकर एक बरामदे में दाखिल हो गई। सामने ही एक दरवाजा था। दासी इस दरवाजे पर रुक गई और उसने रेखा को अंदर जाने का इशारा किया। रेखा ने डरते डरते अंदर कदम रखा। यह भव्यता से सजा एक बेहद खूबसूरत शयन कक्ष था। आरामदायक बिस्तर देखकर वो उसकी तरफ बढ़ी व फिर इत्मीनान से उस पर लेट गई। इस मायावी लोक के अचरज अब उसे खौफजदा नहीं करते थे। वो बहुत थकी हुई थी। लेटते ही उसे नींद ने आ दबोचा। कुछ ही देर में वो बेसुधी की नींद में थी और फिर वो जाने कब तक सोती रही थी। आंख खुली
तो शयन कक्ष में फानूस जगमगा रहे थे। वो अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई और अब शांतचित्त होकर उसने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा। यही सोचा कि अब न जाने उस पर क्या मुसीबत टूटने वाली है। वे बौने उसे यहाँ क्यों उड़ा लाए थे? ये कासगन आखिर क्या शय है? अब उसे क्या करना चाहिए? तभी वो बिस्तर पर बैठी सोच ही रही थी कि क्या करे कि तभी कई दासियां कमरे में दाखिल हुई। वे अपने हाथों में कुछ सामान उठाए हुए थी। बड़े खिले खिले वो मोहक थे इन दासियों के चेहरे और होठों पर भी बड़ी मनमोहक मुस्कान थी। इन दासियों ने अपने हाथ का सामान रखकर बारी बारी से रेखा को सलाम किया। रेखा को यूं एहसास हुआ जैसे वो किसी देश की शहजादी हो। दो दासियां उसके कदमों में बैठ गई। एक ने उसके पांव उठाकर चांदी के गहरे थाल में रखे और दूसरी दासी ने उसके पैर पर पानी डालना शुरू किया। यूं एक दासी जब रेखा के पैर धोने लगी तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो अपने पैर सिकोड़ते हुए बोली, अरे ये क्या करती हो? हटो, मैं खुद धो लूंगी हाथ पांव। ये कासगन का हुक्म है। अगर उसके हुक्म की तामील ना हुई तो वो हमारी गर्दनें कटवा देगा। तुम हमारी जिंदगी की दुश्मन ना बनो, एक दासी ने बड़ी शालीनता के साथ कहा। इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ना रही। रेखा खामोश होकर बैठ गई और दासियां जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगी। रेखा के हाथ पांव धोने के बाद बड़ी नफासत से उसका मुंह धोया गया, लिबास बदला गया, उसके बाल बनाए गए। यूं जब वो पूरी तरह तैयार हो गई तो उसके सामने एक आईना लाया गया और रेखा आईने में अपने आप को देखकर हैरान रह गई। उसे बड़े लगन से तैयार किया गया था। लिबास और बनाव श्रृंगार ने उसके सौंदर्य को चार चांद लगा दिए थे। ये मुझे आखिर किस लिए बनाया संवारा गया है? आईने में खुद को निहारते हुए रेखा ने कहा। जवाब में रेखा के सामने से आईना हटा लिया गया। दासियां एक एक करके कमरे से निकली। रेखा हैरान हुई कि उनमें से किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। जब आखिरी दासी भी कमरे से बाहर निकलने लगी तो रेखा ने उसे टोका, अरे बात सुनो। वो दासी ठिठक कर रुक गई। वो रेखा को अजनबी निगाहों से देखने लगी। बोली कुछ नहीं। तुमने बताया नहीं ये सब क्या है? हम नहीं जानते, वो बड़ी शालीनता से बोली और फिर फौरन कमरे से निकल गई। दासियों के जाने के बाद वो उठकर खड़ी हो गई और अपना राजसी लिबास संभालकर कमरे में टहलने लगी। लिबास इतना भारी व नीचे तक लटका हुआ था कि उसके साथ चहलकदमी करना मुमकिन नहीं था। वो कमरे में रखी ऊंची कुर्सी पर अपना लिबास समेटकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक दासी आई। उसने कासगन के आने का ऐलान किया। जब वो उम्रदराज लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला कासगन कमरे में दाखिल हुआ तो रेखा उसके सम्मान में उठ खड़ी हुई। कासगन ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने रखी दूसरी कुर्सी पर आ बैठा। कासगन उसे एकटक निहारने लगा, जैसे सोच रहा हो कि बात कहाँ से शुरू की जाए। रेखा उसके बोलने की प्रतीक्षक रही, लेकिन जब वो खामोशी से उसे घूरता ही रहा तो रेखा ने नजरें उठाकर उसे देखा। कासगन की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उसे ज्यादा देर तक ना देख सकी और अपनी निगाहें झुका ली और वो बोला। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैं रेखा हूं। रेखा ने अपना नाम बताया और अब वो जैसे सीधे सीधे अपने मकसद पर आते बोला था। खूबसूरत नाम है। बहरहाल रेखा, हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मेरी मदद की? रेखा हैरान हुई। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम किसी को जिंदगी दे सकती हो। उस प्रभावशाली बूढ़े ने बड़ी अजीब बात कही। जिंदगी? जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। जानता हूं, पर तुम एक जरिया, एक माध्यम बन सकती हो। आखिर संयुक्ति क्या है, कुछ पता तो चले। आओ मेरे साथ। ये कहकर कासगन खड़ा हो गया। दो दासियों ने रेखा का पीछे से उसका भारी लिबास संभाल लिया। कासगन चला तो रेखा उसके पीछे पीछे हो ली। कासगन जिस दरवाजे से आया था उसी से वापस हुआ। ये इस चमकते महल का अंदरूनी दरवाजा था, क्योंकि रेखा को जिस दरवाजे से लाया गया था उसके सामने एक खूबसूरत तालाब था। एक लंबी राहदारी से गुजरने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ा तो सामने ही एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा सोने का बना नजर आता था और दरवाजे पर फूल बूटों के अलावा खूबसूरत पत्थर भी जड़े हुए थे। दासियों ने सुनहरे दरवाजे के पट खोले। वो खुद पीछे हट गई। कासगन भी भीतर दाखिल हो गया और फिर जब रेखा कमरे में प्रवेश करने लगी तो दासियों ने उसका लिबास छोड़ दिया और वे खुद दरवाजे पर ही रुक गई। रेखा के अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रेखा अपना लिबास घसीटती हुई आगे बढ़ी। ये एक खासा बड़ा कमरा था और इस कमरे के मध्य में एक शीशे का ताबूत रखा हुआ था।
इस ताबूत के अलावा कमरे में कोई और चीज नहीं थी। ताबूत के ऊपर अलबत्ता एक फानूस लटका हुआ था, जिसकी रोशनी ताबूत पर पड़ रही थी। बाकी कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। कासगन इस ताबूत के पास जाकर खड़ा हो गया और रेखा को मुड़कर देखा। रेखा आगे बढ़ी और उसके बराबर जाकर खड़ी हो गई। रेखा ने ताबूत की तरफ देखा। ताबूत में एक शरीर लेटा हुआ था, जो सुर्ख रंग का रेशमी चादर से ढका हुआ था। वो जो कोई भी था, एक अच्छे लंबे कद का व्यक्ति था। कासगन ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। वह रेखा को आगे आने का इशारा किया। रेखा आगे आ गई तो कासगन ने उस शरीर के चेहरे से चादर हटा दी। चादर हटते ही कमरे में उजाला सा हो गया। वो जो भी था, एक खूबसूरत नौजवान था, साक्षात कामदेव। यूं लगता था जैसे अभी अभी सोया हो। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। चमकदार सुर्खी लिए बाल, लंबी घनी पलके, केसर मिले दूध सी रंगत। जाने इस नौजवान के चेहरे पर क्या बात थी कि बस जी चाहता था कि उसे देखते ही रहो। रेखा उसे मंत्रमुग्ध सी देखे जा रही थी। रेखा, ये मेरा बेटा है, रासमोन। कासगन की भारी आवाज गूंजी तो रेखा की तंद्रा टूटी। जी? वो एकदम घबरा कर बोली। ये जिंदा है, लेकिन मुर्दे से बदतर है। ये क्या कहा आपने? रेखा उलझ सी गई थी। हाँ, मर गया होता तो सब्र आ जाता। ये ना मरता है न जीता है। इसे हुआ क्या है? रेखा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। ये बेहोश है, कासगन बाबा ने बताया। इसे कोई बीमारी है? नहीं, बीमारी कोई नहीं है। ओह, रेखा ने गहरी सांस ली। पूछा, ये कब से बेहोश है? एक मुद्दत हो गई, एक अरसा बीत गया, इतना लंबा कि मेरे सब्र का पैमाना छलकने को है। आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आपने इसी सिलसिले में मदद की बात की थी? हाँ, तुम मेरे बेटे रासमोन की जिंदगी बचा सकती हो। तुम चाहो तो ये होश में आ सकता है। आखिर कैसे? रेखा की उलझन बढ़ती जा रही थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर कासगन ने रासमोन का चेहरा ढका, ताबूत बंद किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेखा भी उसके पीछे होली थी। दरवाजे पर दासियां मौजूद थी। रेखा के बाहर निकलते ही उन्होंने उसका लवादा संभाल लिया। रेखा अब इत्मीनान से बूढ़े कासगन के पीछे चलने लगी। विभिन्न राहदारियों से होते हुए कासगन अंततः एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। इस दरवाजे पर दोनों तरफ भालेधारी रक्षक खड़े थे। रेखा ने भीतर पहुंचकर देखा, ये एक बड़ा कमरा था। इसमें एक शाही मनसद मौजूद थी। कासगन इस मसंद पर जा बैठा। फिर उसने अपने पास ही रखी एक खूबसूरत गद्देदार कुर्सी पर रेखा को बैठने का इशारा किया। रेखा बैठ गई तो बूढ़े कासगन ने तमाम दासियों को बाहर निकलने का इशारा किया। जब दासियां बाहर चली गई और दरवाजा बंद हो गया तो कासगन रेखा की तरफ देखते हुए बोला, रेखा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम रासमोन को ना बचा सकी तो फिर कोई उसको नहीं बचा सकेगा और सारवरी अपने संकल्प में सफल हो जाएगी। मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। ये सारवरी कौन है? रेखा ने पूछा। और उसका आपके बेटे रासमोन से क्या संबंध है? ठहरो, मैं तुम्हें शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ, कासगन बोला। और फिर उसने हालात बयान करते हुए कहा, मेरे बेटे रासमोन को शिकार का बहुत शौक है। वो जब भी शिकार पर जाता है मैं उसे सचेत करना नहीं भूलता कि बेटा, शिकार के लिए जिधर जी चाहे जाना, बस पश्चिम की तरफ न जाना। और वो मेरे इस आदेश का हमेशा ध्यान रखता था। पर एक बार उसके जी में न जाने क्या आई कि वो पश्चिम की तरफ शिकार खेलने निकल गया और उस जादूगरनी के इलाके में पहुंच गया। वहां जादूगरनी कावेरी की बेटी सारवरी ने रासमोन को देखा तो अपना दिल हार बैठी। उसने फौरन एक खूबसूरत हिरणी का रूप धारण किया और उसके सामने आ गई। एक खूबसूरत हिरणी को देखकर रासमोन दीवाना हो गया और उसने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। वो हिरणी पर तीर चलाना चाहता था, लेकिन वो तो छलावा थी। तीर चलाना तो दूर की बात, उस पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था। वो अभी यहाँ होती तो पलक झपकने में वहां रासमोन उसके पीछे निषेध इलाके में जा पहुंचा। यहाँ सारवरी की ख्वाहिश पर उसकी माँ कावेरी ने अपने जादू का तीर मेरे बेटे पर चला दिया। वो जादूगरनी कावेरी के उस इलाके से तो किसी तरह निकल आया, लेकिन अपने महल तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब होने लगी। तमाम वैद्य हकीमों को बुलाकर दिखाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका और यूं अंततः वो अपने होश गवा बैठा। जब वैद्य हकीम उसे ठीक ना कर सके तो मैंने कई जादूगरों से सलाह मशविरा किया। तब सारे किस्से का पता चला। कावेरी के जादू का तोड़ बादशाह त्रिमूर्ति के पास है।
वो 3 चेहरों वाला जादूगर, इसलिए उसे त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति की शर्त है कि अगर कोई आदमजात उसकी तीनों कहानी सुन ले तो वो उसे एक ऐसी चीज दे देगा जिससे ना सिर्फ रासमोहन को होश आ जाएगा बल्कि उसकी कावेरी के इस जादू से भी जान छूट जाएगी। ये तो कोई ऐसी शर्त नहीं है, कोई भी विद्वान उसकी कहानियां सुनकर उससे जादू का तोड़ ला सकता है। रेखा बोली। अब तक 10 इंसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। बूढ़े कासगन ने रहस्य उद्घाटन किया। जान गंवा बैठे हैं? रेखा ने चकित भाव से दोहराया। हाँ, वास्तव में त्रिमूर्ति की एक शर्त और है कि जब वो कहानी सुन रहा हो तो वो इंसान बीच में बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो अपनी जान से जाएगा। नतीजा ये है कि अब तक 10 इंसान त्रिमूर्ति की कहानियों के भेंट चढ़ चुके हैं। हमने उन इंसानों को किस तरह हासिल किया ये मैं ही जानता हूँ। अब तुम मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग हो, क्योंकि इस जादू की समय सीमा 2 बरस है और 2 बरस पूरे होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। इन 10 दिनों में अगर उस जादू का तोड़ ना हुआ तो रासमोहन की रूह पर जादूगरनी कावेरी का कब्जा हो जाएगा और फिर मैं जिंदगी भर अपने बेटे का मुंह ना देख सकूंगा। ये कहते हुए बूढ़े कासगन की आंखों में आंसू भर आए। अब रेखा को सूरत हाल का पता चला। वो समझ गई कि इन प्राणियों ने उसकी जान जरूर किसी इनाम के लालच में बचाई थी जो उन्हें इस बूढ़े से हासिल हो गया होगा। पर अब वो क्या करे? क्या वो त्रिमूर्ति के सामने जाने से इनकार कर दे? हाँ, उसे ऐसा ही करना चाहिए। वो बोली, ये सब जान लेने के बाद आपका क्या ख्याल है कि मैं खुशी से त्रिमूर्ति की भेंट चढ़ जाऊं? ऐसा ना कहो, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं। तुम जरा अपने होशो हवास बनाए रखना, पूरे इत्मीनान से उसकी कहानी सुनती रहना, बस बीच में बोलना नहीं है। जब 10 इंसान खामोशी से उसकी कहानी नहीं सुन सके और मौत के घाट उतर गए तो उसका साफ साफ मतलब है कि उसकी कहानी में कोई ऐसी बात जरूर है कि सुनने वाला बोले बिना नहीं रह सकता। हाँ शायद, बूढ़े ने मुंडी हिलाई। फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं क्यों अपनी जान गंवाऊं? बेवकूफ समझा है? देखो, बात न करो। कुएं के प्राणियों ने तुम्हारी जान मेरी खातिर बचाई है, वरना तुम तो मर ही चुकी थी। और फिर तुम्हें मुझ बूढ़े का कुछ ख्याल तो रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम त्रिमूर्ति की कहानियां सुनने में कामयाब रहोगी। फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मैं ये सोने चांदी का महल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम हिम्मत तो करो, जरा जाकर तो देखो। कासगन ने जैसे गुहार की थी। मैं नहीं जाऊंगी, रेखा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए 2 टुक लहजे में कहा। और अब बूढ़े के तेवर बदल गए। नहीं जाओगी तो जिंदा फिर भी नहीं रहोगी। उसने भी जैसे निर्णायक लहजा अपना लिया था। फिर उसने 2 बार ताली बजाई। तत्काली 2 दासियां दरवाजा खोलकर भीतर आ गई। बूढ़े कासगन ने उन्हें हुक्म सुनाया, लामोस को लाओ। उसका ये आदेश सुनकर दोनों दासियां कांप गई। वे कांपती हुई ही उल्टे पांव वापस हो गई। दरवाजा पुनः बंद हो गया। रेखा ने बूढ़े कासगन के आदेश की प्रतिक्रिया को उन दोनों दासियों के चेहरों पर पढ़ लिया था। उसे अंदाजा हो गया था कि कासगन ने जरूर कोई भयानक आदेश दिया है, कोई ऐसा हुक्म जिसकी इन दासियों को आशा नहीं थी। रेखा ने बूढ़े पर नजर डाली। उसके माथे पर भी बल पड़े हुए थे, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और वो एकटक छत की तरफ देखे जा रहा था। रेखा ने सोचा कि वो उस बूढ़े से पूछे कि वो क्या इरादा रखता है, ये लामोस कौन है। फिर सोचा छोड़ो, लामोस को सामने आने दो, जो होगा देखा जाएगा। इंतजार के क्षण बड़े जानलेवा रहे। फिर कमरे का बड़ा दरवाजा खुला और एक कद्दावर काला भुजंग हकीम कमरे में दाखिल हुआ। उसका कसरती स्याह बदन चमक रहा था। वो सिर्फ एक रेशमी सलवार पहने हुए था, सिर पर लाल रुमाल बंधा था और हाथ में चमड़े का लंबा सा कोड़ा था। इस हफ्सी के बाद एक कटहरा अंदर दाखिल हुआ। इस कटहरे में पहिए लगे हुए थे और इसे 6 गुलाम धक्का देकर ला रहे थे। इस कटहरे को कमरे के बीचों बीच लाकर रोक दिया गया। ये एक ऊंचा लंबा बॉक्स सा था जो तीनों तरफ से बंद था। रेखा अंदाजा ना कर सकी कि कटहरे में क्या है। उसने सोचा ये शायद चलती फिरती काल कोठरी है और शायद उसे इसी में कैद करके यहाँ से ले जाया जाएगा। लामोस कितने दिन से भूखा है? बूढ़े कासगन ने पूछा। 3 दिन से मेरे आका, हवसी ने बड़े आदरपूर्ण स्वर में जवाब दिया। जरा हमें इसकी शक्ल दिखाओ। तब उस हवसी ने कोड़ा लहराकर कटहरे का रुख बदलने का इशारा किया। 6 गुलामों ने फौरन कटहरा घुमाकर उसका रुख बूढ़े कासगन की तरफ कर दिया। उसे देखकर रेखा के होश उड़ गए। सलाखों के पीछे एक भूखा शेर कटहरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। हवसी ने अपना कोड़ा लहराया तो शेर बेअख्तियार दहाड़ा। शेर की दहाड़ ने रेखा के रहे से हवास भी गुम कर दिए। इस लड़की को उठाकर लामोस के कटहरे में डाल दो।
बूढ़े कासगन ने बड़े सख्त लहजे में हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो हवसी आगे बढ़ा। उसने रेखा की कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम ली और उसे बेदर्दी से खींचता हुआ कटहरे की तरफ बढ़ा। इस बीच दो गुलाम कटहरे के ऊपर चढ़ चुके थे। उन्होंने रेखा को कटहरे में डालने के लिए उसकी छत से एक तख्त खींच लिया। तख्ता हटते ही लामोस नामक इस शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी। पूरा कमरा गूंज गया। तब उस हवसी ने रेखा को किसी गुड़िया की तरह अपने हाथों पर उठा लिया और फिर वो रेखा को उछालकर कटहरे के ऊपर खड़े गुलाम के हाथों में देने ही वाला था कि रेखा ने एक जोरदार चीख मारी। ठहरो! बूढ़े कासगन ने हाथ उठाकर हवसी को रुकने का इशारा किया। हवसी रुक गया, लेकिन उसने रेखा को अपने हाथों से नहीं उतारा। क्यों, क्या कहती हो? मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मुझे लामोस के हवाले ना करो, रेखा कांपते स्वर में गिड़गिड़ाई। इसे इज्जत से नीचे उतार दो, बूढ़े ने हवसी को हुक्म दिया। हवसी ने बड़ी एहतियात व बड़े आदर के साथ रेखा को नीचे उतार दिया और खुद गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। जाओ, लामोस को ले जाओ, कासगन हवसी से संबोधित हुआ, और इसे इसकी पसंद की भरपेट खुराक खिलाओ। ये आदेश सुनते ही दोनों गुलाम कटहरे की छत से कूदकर नीचे आ गए और फिर जिस तेजी और फुर्ती से कटहरे को लाए थे उसी तेजी व फुर्ती से वापस ले गए। कमरे का दरवाजा फिर बंद कर दिया गया। रेखा कमरे के महल में खड़ी हाँफ रही थी। एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ था उसे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह उम्र दराज व सालिन सभ्रांत सा दिखने वाला शख्स दिल से ऐसा क्रूर व निर्मम है। इसने एक नाजुक सी लड़की के लिए कैसी बर्बरतापूर्ण मौत की सोची थी। रेखा ने सोचा, ऐसी वहशत भरी मौत से तो बेहतर है त्रिमूर्ति की कहानियां सुनना। खामोश रहकर जान बचा सकने का एक मौका तो हासिल होगा। हो सकता है कि बीच में ना बोलने में सफल रहे। यूं उसकी जान भी बच सकती थी और इस बूढ़े से इनाम भी पा सकती थी। बूढ़ा कासगन अपनी कुर्सी से उठा। रेखा को सहारा देकर उसने उसे कुर्सी पर बैठाया। उसके होशो आवाज अभी तक गुम थे। सुनने की ताकत ही जैसे छिन गई हो। रेखा को कुर्सी पर बैठाकर बूढ़े कासगन ने ताली बजाई। दरवाजा फौरन खुला और दो दासियां अंदर आकर सिर नवाकर खड़ी हो गई। शरबत लाओ, कासगन ने हुक्म दिया। दासियां उल्टे कदमों वापस गई। आदेश पालन में ज्यादा देर नहीं लगी। चांदी के थाल में शीशे का जग था जिसमें लाल रंग का शरबत भरा हुआ था और शीशे के ही नाजुक ग्लास भी थाली में रखे हुए थे। बूढ़े कासगन ने अपने हाथों से शरबत का ग्लास भरकर रेखा को पेश किया। रेखा का गला सूख रहा था, कांटे से पड़ रहे थे। उसने कासगन से ग्लास लिया और फिर एक ही सांस में गट गट कर सारा शरबत पी गई। मन मस्तिष्क को बहका देने वाला यह शरबत बहुत ही राहत भरा था। इसे पीते ही रेखा के दिल को करार आ गया। जब उसने खाली ग्लास थाली में रखा तो बूढ़ा कासगन तब तक उसके लिए दूसरा ग्लास भर चुका था। रेखा अब घूंट घूंट करके इस शरबत को चुसकने लगी। दूसरा ग्लास खत्म होने को आया तो कासगन ने तीसरा ग्लास भरना चाहा, लेकिन रेखा ने उसे इशारे से मना कर दिया। वो खाली ग्लास थाली में रखते हुए बोली, बस बहुत है, अब तुम अपने कमरे में जाओ, खाओ पियो, आराम करो। कल ठीक 3 बजे तुम्हें त्रिमूर्ति के दरबार में भेज दिया जाएगा। ये कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। फौरन ही दरवाजा खुला। 2 दासियां अंदर आई। पूरे सम्मान के साथ रेखा को इसके शयन कक्ष में पहुंचाओ और इसकी हर जरूरत पूरी करो। यह आदेश देकर बूढ़ा कासगन कमरे से निकल गया। दासियों ने रेखा को उसके बेडरूम में पहुंचाया। रेखा को अपना वो भारी लिबास काफी परेशान कर रहा था। उसने एक दासी से हल्का फुल्का लिबास मांगा तो उसे फौरन ही एक नाइट सूट पेश कर दिया गया। उस शरबत ने रेखा के मन मस्तिष्क पर अच्छा असर डाला था। सारा तनाव, सारी चिंताएं जाती रही थी। उसकी ख्वाहिश पर उसे खाना पेश किया गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। रेखा ने खूब तृप्त होकर खाया। खाने इत्यादि से निवृत्त हो उसने दासियों को विदा किया। वह दरवाजा बंद करके टहलने लगी। वो शेर के मुंह में जाने से तो बच गई थी, लेकिन अब त्रिमूर्ति उसका क्या हश्र करेगा, उसे इसकी चिंता सताने लगी थी। बूढ़े के बेटे रासमोहन का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो एक बहुत ही खूबसूरत नवयुवक था, इतना खूबसूरत कि उसके चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। ऐसा खूबसूरत और मासूम सा नौजवान किसी जादूगरनी कावेरी के जादू के असर में अपने होश गंवा बैठा था। वो 2 साल से इसी दयनीय अवस्था में था। अपने बेटे के लिए बूढ़े कासगन की बेचैनी व चिंता स्वाभाविक थी। वो तो अपने बेटे के लिए अपने इस सोने चांदी के महल को भी कुर्बान कर देने को तैयार था। वो किसी भी तरह अपने बेटे को जादूगरनी कावेरी के जाल से मुक्त कराना चाहता था। रेखा के दिल में रासमोहन के प्रति हमदर्दी उमड़ने लगी।
वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। पूरे हालात व पूरी कहानी ही बदल गई थी। रेखा इस मायालोक में अपने भाई इंद्र को आजाद कराने आई थी। उसका भाई एक प्रेतनी बकाल के जादू में गिरफ्तार था। बकाल ने उसे बंदी बना रखा था। ये कैसी दुनिया, कैसा लोक था कि यहाँ हर कोई इश्क में फंसकर पागलपन की सीमा को छूने लगता था और वो अपनी चाहत को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करता था। बहरहाल कुछ भी था, इस हालात से अब रेखा को निपटना ही था। बूढ़े कासगर ने बताया था कि सिर्फ 10 दिन रह गए थे और अगर 10 दिन तक कावेरी के इस जादू का तोड़ हासिल ना किया गया तो रासमोहन हमेशा हमेशा के लिए कावेरी का हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ना हो। रेखा के दिल ने बरबसी दुआ मांगी। बूढ़े कासगन की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला रेखा ने मौत के खौफ से किया था, लेकिन अब उसके अंदर से ख्वाहिश उभर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो उसके लिए कुछ करे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? रेखा नहीं जानती थी कि तीन मूर्ति कौन है। काशगन ने बताया था कि वो जादूगरों का बादशाह है और उसके 3 चेहरे हैं। इन 3 मुंहों से 3 कहानियां सुननी है। कहानियां सुनना तो एक दिलचस्प अमल है, लेकिन ये अजीब कहानियां थी। कहानियां सुनने वाला कत्ल भी किया जा सकता था। वो टहल टहल कर थक गई, लेकिन उसकी समझ में कोई हल नहीं आया। अव्वल तो उसकी समझ में ये बात नहीं आई थी कि आखिर जादूगरों के बादशाह त्रिमूर्ति की कहानियां खामोशी से क्यों नहीं सुनी जा सकती। कहानियां सुनते हुए बीच में क्या बोलना जरूरी है, जबकि ये शर्त भी मालूम हो कि बोलते ही जान चली जाएगी। फिर भी लोग बोल उठते हैं। इसका मतलब था कि कहानियों के दौरान वो कोई ऐसी बात जरूर कहता है जिसके जवाब में सुनने वाला बरबसी बोल पड़ता है। आखिर वो ऐसा क्या कहता होगा? टहलते टहलते वो सोचते सोचते रेखा थक गई तो बिस्तर पर गिर पड़ी। रेखा को अपनी मजबूरियों का एहसास होने लगा था। कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। फिर सहसा उसे राकल की याद आई। उस लंगड़े प्रेत की कैद में भी वैसे ही हालात का शिकार थी। राकल उसे कैद में डालने के बाद भूल गया था और वो मारे भूख के निढाल हो गई थी। तब उस अर्ध बेहोशी की स्थिति में उसे बड़े दादा हरिओम का ख्याल आया था। दादा हरिओम ही वो पहुंचे हुए शख्स थे जिन्होंने मरने से पहले उसके नाम एक खत छोड़ा था और इन हौलनाक घटनाओं का सिलसिला उस पत्र के साथ ही शुरू हुआ था। लंगड़े प्रेत की कैद में रेखा को दादा हरिओम के आने का एहसास हुआ था और फिर उस कैद खाने के रोशनदान से एक गिलहरी ने एक सेब उसके ऊपर गिराया था। वो सेब ऐसा ताज़ा, मीठा व पौष्टिक था कि उसको खाने के बाद ही रेखा मौत के मुंह से जाने से बच गई थी। हाँ, वो दादा हरिओम ही थे जिन्होंने उसे मौत का ग्रास बनने से बचा लिया था। अब एक बार फिर रेखा मौत के दहाने पर आ गई थी। काश दादा हरिओम उसकी मदद को आ जाए। उसके दिल की गहराइयों से ये ख्वाहिश उभरी थी। रेखा यही सब और यूं ही सोचते सोचते सो गई। तब वो अनहोनी हुई। दादा हरिओम ख्वाब में आ गए थे। उनके चेहरे पर निश्चिंततापूर्ण मुस्कान थी। उनका मुस्कुराता नूरानी चेहरा देखकर रेखा को बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर दादा हरिओम के दोनों हाथ पकड़ लिए और वो अनुनय भरे स्वर में बोली, दादा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या मुश्किल बेटा, मुझे बताओ। दादा हरिओम ने अपना एक हाथ छुड़ाकर उसके सिर पर फेरा। आप तो सब जानते हैं, मैं क्या करूं? कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं त्रिमूर्ति की कहानियां बिना मुंह खोले खामोशी से सुन सकूं। हर कहानी वाला यही चाहता है कि उसकी कहानी के दौरान कोई ना बोले। अगर त्रिमूर्ति भी यही ख्वाहिश रखता है तो रेखा बेटी, तुम्हें चाहिए कि उसकी कहानी खामोशी से सुन लो। दादा, मैं तो खामोशी से सुन लूंगी, मैं क्यों बीच में बोलूंगी? लेकिन पहले जो 10 आदमजात इंसान उसकी कहानी और ये जानते हुए भी कि बोलने की सजा मौत है, वे बिना बोले नहीं रह सके और मौत के घाट उतार दिए गए, तो दादा, मैं बोले बिना कैसे रहूंगी? तुम क्या चाहती हो? उसकी कहानियां खामोशी से सुनना चाहती हूँ। फिर तो एक ही तरकीब है। वो क्या? रेखा ने पूछा। तुम गूंगी हो जाओ, दादा हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा। गूंगी बन जाओ? गूंगी बनने का क्या फायदा होगा? मैं गूंगी बनने को नहीं, गूंगी होने को कह रहा हूं। वो किस तरह दादा? मैं तुम्हें एक अमल बताऊंगा। जब तुम इस शब्द को दोहराओगी तो तुम्हारे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वो 3 चेहरे वाला शैतान तुम्हें कितना ही बोलने पर उकसाए और तुम बोलना भी चाहो तो बोल नहीं पाओगी। कोई अगर तुम्हारी गर्दन पर छुरी भी रख दे और कहे कि बोलो वरना कत्ल किए देता हूं, तो उस वक्त भी तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी। वाह दादाजी, ये हुई ना बात। रेखा उछली तो पड़ी थी। आप अब मुझे जल्दी से वो अमल बता दीजिए। ठीक है, अब तुम मेरी बात पूरे ध्यान के साथ सुनो और समझ लो।
और फिर पुण्यात्मा दादा हरिओम ने रेखा को जो कुछ भी समझाया वो रेखा ने अच्छी तरह से समझ लिया। इसके तुरंत बाद ही अचानक रेखा की आंख खुल गई। दादा हरिओम के आगमन का एहसास अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। यही महसूस हो रहा था जैसे दादा हरिओम अभी अभी उसके पास से उठकर गए हों। जाने ये मुलाकात सपने में हुई थी या होशो हवास में जागते हुए। बहरहाल जैसे भी हुई थी, हाँ, हो गई थी। दादा हरिओम एक बार फिर कठिन घड़ी में उसकी मदद को आ गए थे और क्या शानदार तरकीब बता गए थे। अब रेखा को अपनी सफलता का पूर्ण विश्वास हो गया था। अब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रही थी। वो बड़े सुकून से सो गई और देर तक सोती रही। और फिर सूरज चढ़ाने पर पदक दासी ने गुलाब की कली का स्पर्श रेखा के दमकते गाल पर करके उसे उठाया। कली की खुशबू व गाल पर नरम कोमल स्पर्श के एहसास ने उसकी बंद आंखों को खोल दिया। आंख खुली तो उसने एक सुंदर दासी को अपने ऊपर झुके हुए पाया। रेखा उसे देखकर मुस्कुराई। दासी ने जवाब में मुस्कुराकर वो गुलाब की कली उसके हाथ में दे दी। रेखा ने कली को सूंघा। बड़ी ही मस्त कर देने वाली खुशबू थी। वो उठने लगी तो दासी उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, दासी बड़ी साइस्तगी के साथ बोली। आप हमें अपनी किसी सेवा से ना रोकें। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ऐसा ही सही, कहते हुए रेखा ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। दासी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से थामकर उसे बड़े प्यार से उठाया। रेखा बिस्तर पर उठकर बैठ गई तो दासी बोली, अब आप नहा धो लें, तब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। आपको याद होगा कि आज दोपहर 3 बजे आपको त्रिमूर्ति के दरबार में हाजिर होना है। जानती हूँ, रेखा ने खुशगवार लहजे में कहा। जानती हैं तो फिर फौरन तशरीफ ले चलें, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो। रेखा उठकर खड़ी हो गई। रेखा जब हमाम में उतरी तो उसके साथ ही 2 दासियां भी अंदर आ गई और उन्होंने रेखा को निर्वस्त्र करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। नहीं, रेखा ने पीछे हटते सख्ती से कहा। दोनों दासियां सहमकर पीछे हट गई। तुम दोनों जाओ, मैं अभी नहाकर आती हूं। लेकिन एक दासी ने कुछ कहना चाहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रेखा उसकी बात काटते हुए बोली, मैं तुम लोगों की मौजूदगी किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दासियां हमाम से बाहर निकल गई और रेखा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रेखा नहाने के बाद जब आईने के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी तो एकाएक ही बूढ़े कासगन के बेटे रासमोहन का ख्याल जैसे उसके रेशमी बालों में चमकते मोती की तरह आ अटका। रेखा अपने रेशमी खूबसूरत बालों को झटकते झटकते रुक गई। वो हालांकि सामने आईने में अपना चेहरा देख रही थी, लेकिन उसकी कल्पना में कुछ और था। वो तो जैसे खुली आंखों से कुछ और ही देख रही थी। हाँ, इस वक्त रासमोहन ही था जो उसकी नजरों में समाया हुआ था। उसका कामदेव सा चित्ताकर्षक चेहरा जैसे उसके दिल में उतरा जा रहा था। वो बेखुद सी हो अपने आप को ही भूलती जा रही थी। फिर जैसे उसे होश आ गया, उसने घबराकर इधर उधर देखा। ये उसे क्या हो गया था? ये कैसा एहसास था? ये कैसी सोच थी? वो कमरे में अकेली थी। ये देख उसे इत्मीनान हुआ। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और जल्दी जल्दी अपने बाल झटक कर बाहर निकल आई। कमरे में वे दोनों दासियां उसकी बेचैनी से प्रतीक्षक थी। रेखा ने खुद को उन दोनों के हवाले कर दिया। उन दोनों ने रेखा को एक बेहद खूबसूरत लिबास पहनाया, उसे सजाया संवारा और जब वो तैयार हो गई और उसने नाश्ता इत्यादि भी कर लिया तो कासगन को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही कासगन उसे अपने कमरे में तलब करने की बजाय स्वयं उसके कमरे में आ गया। रेखा एक ऊंची कुर्सी पर बड़ी शान से बैठी थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। कासगन को देखकर उसने उठना चाहा, लेकिन कासगन ने उसे इशारे से उठने से रोक दिया और फिर खुद आगे बढ़ के उसके सामने आ उसके सम्मान में झुका और फिर बोला, रेखा, मुझे माफ कर देना। किस बात की माफी? रेखा उलझ सी गई। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कल तुम्हें लामोस के कटघरे में फिकवाना चाहा। मैं अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हूँ। तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम एक ऐसी आशा की किरण हो जिसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हारे इनकार ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने इस पागलपन के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ, कासगन ने अनुरोध भरे लहजे में कहा। हाँ, आपके इस हुक्म ने मुझे दहला दिया था, लेकिन मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ। आप एक बाप हैं। मेरे इनकार पर आपको गुस्सा आना स्वाभाविक था। आपको इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। रेखा ने खुले दिल से उसे माफ कर दिया। तुम कितनी महान हो रेखा। मैं बहुत छोटी सी चीज हूँ। बहरहाल मैंने तय कर लिया है
कि त्रिमूर्ति के दरबार में जाऊंगी, उसकी कहानियां सुनूंगी। मुझे यकीन है कि मैं वापस आऊंगी, फिर आपके लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। आकाश वाला तुम्हें कामयाब करे, काशगन ने भावविह्वल स्वर में कहा। तुम वापस आ गई और आकाश वाले की मेहरबानी से तुम जरूर वापस आओगी, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बेटा उस जादूगरनी के जादू से आजाद हो जाए, मैं आप दोनों को गले मिलते हुए देख लूं, बस यही मेरा इनाम है। आकाश वाला तुम्हें सदा खुश रखे, तुम वाकई महान हो। बस आप बड़ा बनाकर मुझे मेरी नजरों में छोटा न करें, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बताएं, त्रिमूर्ति के दरबार में कब जाना है? इंतजाम हो रहे हैं जाने के, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कासगन ने कहा। और फिर जाने के इंतजाम पूरे होते ही कासगन को सूचना दी गई। तब वो रेखा के साथ अपने महल से बाहर निकला। रेखा ने अपने सामने एक खूबसूरत बग्घी को पाया जिसमें 2 खूबसूरत घोड़े जुड़े हुए थे। कासगन ने सहारा देकर उसे बग्घी में बिठाया और फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। बग्घी के पीछे सशस्त्र घुड़सवारों का एक दस्ता था। ये छोटा सा काफिला त्रिमूर्ति के इलाके की तरफ चल पड़ा। फासला तय करने के बाद जब बग्घी रुकी और रेखा कासगन के साथ बग्घी से नीचे उतरी तो उसने देखा कि सामने एक गगनचुंबी ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी की चोटी पर कोई मंदिर जैसा भवन बना हुआ था और वहां तक जाने के लिए पहाड़ी को ही तराश कर सीढ़ियां बनाई गई थी। ऊपर जाना है, कासगन ने ऊपर देखते हुए कहा। चलिए, रेखा आगे बढ़ी। वे दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। सशस्त्र घुड़सवारों का दस्ता बग्घी के पास ही रह गया था। सीढ़ियां बहुत ज्यादा थी, ऊपर पहुंचने में बहुत वक्त लगा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रेखा की सांस फूल गई, लेकिन आश्चर्य की ये बात थी कि उम्र दराज होने के बावजूद कासगन पूर्वतः ही संयत व सामान्य था। ऊपर पहुंचकर रेखा अंतिम सीढ़ी पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्या हुआ? कासगन ने चिंतित स्वर में पूछा। थक गई, रेखा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और अंदर जाने से पहले चाहती हूँ कि अपनी सांस ठीक कर लूं। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर अपने आने की सूचना देता हूँ। तो दोस्तों, ये था लंगड़ा प्रेत नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।